दोस्तों, अतीत से लेकर वर्तमान तक अनेक सनकी और क्रूर शासक हुए हैं जिन्होंने सत्ता के नशे में चूर होकर मानव सभ्यता को न भूलने वाली भयंकर दुख, दर्द, पीड़ा, भूख दिए हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक जर्मनी के सनकी रूथलेस डिक्टेटर की, जिसका नाम है अडोल्फ हिटलर, और जानेंगे कि कैसे इसने दुनिया को एक अन्य विश्व युद्ध की विध्वंसक आग में झोंक दिया था। हिटलर के विजयी रथ को रोकने के लिए सामने आया एक महाशक्तिशाली देश, सोवियत यूनियन। अडोल्फ हिटलर एक ऑस्ट्रियन बोर्न जर्मन पॉलिटिशियन था जो 1933 में जर्मनी का डिक्टेटर बन गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो हिटलर सेना में भर्ती हो गया और फ्रांस के साथ हुई कई लड़ाइयों में उसने भाग लिया। 1918 के एक युद्ध में घायल होने के कारण वह हॉस्पिटल में रहा और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हो गई। हिटलर को इस पराजय का बहुत दुख हुआ। उन्होंने ज्यूस को ही हार का प्रमुख कारण मान लिया था। इसके हिटलर ने 1918 में नाजी दल की स्थापना की। इसके मेंबर्स में ज्यूस विरोधी नाजी राष्ट्रवाद कूट कूट कर भर रहा था। वह जर्मन्स को एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना के सपने दिखाने लगा, जिनमें भूमि सुधार, खराब आर्थिक स्थिति को सुधारना और वर्साइल ट्रीटी को समाप्त करना, ये कुछ सपने थे जो वह जर्मन्स को दिखा रहा था। इससे वह 1922 तक एक प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका था। 1923 में हिटलर ने जर्मन गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था मेन कैम्प। इसमें वो लिखता है कि जर्मन जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ जाति है, उन्हें दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। जर्मन को साम्राज्य विस्तार का पूर्ण अधिकार है। फ्रांस और रशिया से लेकर उन्हें जीवित रहने के लिए भूमि प्राप्त करनी चाहिए। हिटलर के लिखे ये शब्द दर्शाते हैं कि हिटलर पूरी दुनिया पर जर्मन डोमिनेंस थोपना चाहता था। 1932 में हिटलर प्रेसिडेंट इलेक्शन में कैंडिडेट बना, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन 1933 में ही जर्मनी का चांसलर बनते ही जर्मनी की पार्लियामेंट को उसने भंग कर दिया और नाजी विरोधी पार्टीज के मेंबर्स को जेल में डाल दिया। 1934 में प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने खुद को हेड ऑफ द स्टेट जर्मन गवर्नमेंट घोषित कर दिया और जर्मन जाति का भविष्य सुधारने के लिए सारी पावर को हिटलर ने अपने हाथ में ले लिया। 1933 से 1938 तक लाखों ज्यूस की हत्या कर दी गई और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मन की मिलिट्री और आर्म्ड पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। 1929 का इकोनॉमिक क्राइसिस, फासिज्म का उदय, जर्मन मिलिट्रिज्म और अपीजमेंट पॉलिसी का फेलियर, जापानीज मिलिट्रिज्म और लीग ऑफ नेशंस का फेलियर, ये कुछ प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से यूरोप एक युद्ध के बारूद के ढेर पर बैठा था और हिटलर की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए चिंगारी का काम किया। आइए जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के कुछ प्रमुख कारणों। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण देखें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समाप्त होने के बाद शांति बहाली के लिए हुई ट्रीटी ऑफ वर्साई पर ही नजर टिकती है। वैसे इस ट्रीटी को साइन करने का उद्देश्य एक और युद्ध की संभावना को टालना था, लेकिन ये ट्रीटी ही इतिहास के सबसे रक्त रंजित युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक होगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। इस ट्रीटी की शर्तों को हिटलर पक्षपाती पूर्ण व थोपी हुई मानता था। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का दोषी जर्मनी को ही माना गया। जर्मनी को फ्रांस को एक हैवी अमाउंट देना पड़ा। जर्मनी को अपना ऑक्युपाइड एरिया छोड़ना पड़ा। जर्मनी पर 10,000 से ज्यादा बड़ी सेना को रखने पर रोक लगा दी गई। साधारण शब्दों में कहे तो इन शर्तों से जर्मनी को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री रूप से बहुत नुकसान हुआ और हिटलर जर्मनी के साथ हुए इस अन्याय का बदला लेना चाहता था। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के कुछ प्रमुख चरण। पहला, म्यूनिक पैक्ट। जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक एरिया था जहां जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे। उस एरिया का नाम था सुडेटनलैंड। 30 सितंबर 1938 को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच एक पैक्ट साइन होता है जिसे म्यूनिक पैक्ट कहते हैं। म्यूनिक पैक्ट में एक प्रोविजन था कि सुडेटनलैंड को जर्मनी को दे देना चाहिए, लेकिन जर्मनी ने धोखा दिया और पूरे चेकोस्लोवाकिया पर ही हमला कर दिया। इस अटैक का ना तो ब्रिटेन ने और ना ही फ्रांस ने विरोध किया। पोलैंड पर हमला। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी की नाजी सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड पर कब्जा करके प्रथम विश्व युद्ध का बदला लेना चाहता था हिटलर। पोलैंड को बचाने के लिए 3 सितंबर 1939 को, मतलब
हमले के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर हमला कर दिया और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल फूंक चुका था। नाजी जर्मन सेना फ्रांस पर हावी हो रही थी। यह देखकर इटली की सेना भी युद्ध में कूद गई और नाजी आर्मी का साथ देने लगी और 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रिटेन जर्मनी को काफी टक्कर दे रहा था। धीरे धीरे इसमें और देश भी शामिल होने लगे, जिससे युद्ध का दायरा फैलता चला गया और 60 से ज्यादा देश इस युद्ध में शामिल हो गए, जिससे हर तरफ भयंकर तबाही, भुखमरी, गरीबी नजर आ रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 में 2 गुट बन चुके थे। एक और थे मित्र राष्ट्र, जिन्हें अलाइड पावर कहते थे। इसमें यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। दूसरी ओर थे धुरी राष्ट्र, जिन्हें एक्सिस पावर कहते थे, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान आदि देश शामिल थे। सोवियत यूनियन पर हमला। हिटलर और एक्सिस पावर धीरे धीरे क्षेत्रों को जीत रहे थे और इस जीत के नशे में चूर होकर ईस्ट की ओर रुख किया, किंतु अब उनका सामना होने वाला था पावरफुल और विशाल देश से, जिसका नाम था सोवियत यूनियन। और इस देश की कमान संभाले हुए थे एक ग्रेट लीडर, जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन। यूएसएसआर पर हमले को नाम दिया गया ऑपरेशन बारबोसा। वैसे ऑपरेशन बारबोसा इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक आक्रमण था। ये एक जोखिम भरा दाव भी था, जो उस समय अडोल्फ हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध को निर्णायक रूप से अपने पक्ष में करने की कोशिश में खेला था। लेकिन ऊंट किस ओर करवट लेगा, ये समय को ही पता है। चीजें वैसी नहीं हुई जैसी जर्मनी के नेता हिटलर चाहते थे। इतिहासकार इस ऑपरेशन की नाकामी को दूसरे विश्व युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट और इसे जर्मन श्रेष्ठता के अंत की शुरुआत भी मानते हैं। ऑपरेशन बारबोसा ने 2 अधिनायकवादी महाशक्तियों के बीच 6 महीने तक चली भीषण जंग की शुरुआत की। ये एक ऐसी प्रतियोगिता थी जो दूसरे विश्व युद्ध का निर्णायक नतीजा लाने वाली थी। ऑपरेशन बारबोसा का नाम 12वीं शताब्दी के पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक बारबोसा के नाम पर रखा गया था। सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण के साथ ही वर्ष 1939 में हुआ जर्मन सोवियत समझौता भी टूट गया। 18 दिसंबर 1940 को हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमले का आदेश दिया। शायद ये हिटलर की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। हिटलर का प्लान नॉर्दर्न रशिया के आर्केनग्लास्क पोर्ट से लेकर कैस्पियन सी पर स्थित अस्तरखान बंदरगाह तक हमला करना था। इससे बड़ी सोवियत आबादी पर जर्मन का कब्जा हो जाता और जर्मनी का कंट्रोल रशिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेस पर भी हो जाता। 22 जून 1941 को सोवियत यूनियन पर कब्जे का हिटलर का ऑपरेशन लॉन्च हुआ। यह इतिहास के सबसे बड़े मिलिट्री इन्वेजन में से एक था, जिसमें 30 लाख से ज्यादा सैनिक, 3400 टैंक और 2700 एयरक्राफ्ट शामिल थे। इतिहास की यह सबसे बड़ी अटैकिंग फोर्स थी। ऑपरेशन बारबोसा में जर्मनी की 30 लाख की सेना को 3 ग्रुप में डिवाइड करके सोवियत यूनियन पर हमला किया गया था। पहला ग्रुप था नॉर्दर्न ग्रुप, दूसरा साउथ ग्रुप और तीसरा था सेंटर ग्रुप। आर्मी ग्रुप नॉर्थ को लेनिनग्राद पर कब्जे का काम दिया गया। इस ग्रुप को लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया होते हुए लेनिनग्राद जाना था। आर्मी ग्रुप साउथ को यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया और इस ग्रुप को कीव और डोनाबास की ओर आगे बढ़ना था। इन दोनों ग्रुप के बीच में था तीसरा ग्रुप, जिसे सेंटर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसको मिन्स्क, स्मोलेंस्क और मॉस्को पर कब्जे की जिम्मेदारी दी गई। योजना के मुताबिक 10 दिनों के अंदर रशिया पर कब्जा कर लेना था। धोखे में रहा सोवियत यूनियन। वैसे तो स्टालिन हिटलर पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि हिटलर इतनी जल्दी उस पर हमला कर दे। सोवियत सेना इस औचक हमले से सन्न रह गई और पहली लड़ाई में उसे भारी नुकसान हुआ, जिससे जर्मनी को हमला शुरू करते ही बढ़त मिली और 3 हफ्ते में ही रशिया के 804 किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया गया। माना जाता है कि कई लाख लोगों की मौत हुई। कीव, स्मोलेंस्क और वियाज्मा जैसे शहरों को नाजियों ने फतेह कर लिया। 8 अगस्त 1941 तक जर्मन आर्मी ने सोवियत की 2 टुकड़ियों को घेर लिया और 1 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया। इसके बाद जर्मन आर्मी नेपियर रिवर तक पहुंच गई। अब सोवियत आर्मी ने जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया था। कई महीनों की लड़ाई के कारण सेंट्रल ग्रुप की फूड सप्लाई कम हो गई थी
और इससे उनका मोरल डाउन होने लगा था। इसे देखते हुए हिटलर ने मॉस्को पर कब्जे का प्लान कैंसिल कर दिया। हिटलर ने नॉर्थ और साउथ के मोर्चे पर और आर्मी को भेजा। एक ग्रुप गया लेनिनग्राद की तरफ हेल्प करने के लिए और दूसरा ग्रुप गया कीव पर कब्जा करने वाले ग्रुप की मदद के लिए। सितंबर के लास्ट में कीव पर जर्मन आर्मी ने कब्जा कर लिया। 6.5 लाख सोवियत सोल्जर या तो मारे गए थे या उन्हें बंदी बना लिया गया था। ऑपरेशन टाइफून। 2 अक्टूबर को हिटलर ने मॉस्को पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन टाइफून लॉन्च किया। हिटलर को लगा कि रशियन रेड आर्मी में अपनी राजधानी को बचाने की ताकत नहीं रह गई और अब वो मॉस्को को जीत लेगा। हालांकि इन्हें भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। धीरे धीरे सोवियत रक्षा में सुधार और रूस की कड़ाके की ठंड के कारण दिसंबर में जर्मनी की पैदल सेना का आगे बढ़ना रुक गया। यूएसएसआर की आर्मी के करीब 10 लाख सोल्जर और रशिया के नागरिक अपने देश की राजधानी की रक्षा के लिए तैयार हो चुके थे। जब जर्मन आर्मी मॉस्को के पास पहुंची तो मौसम ने धोखा दे दिया। बारिश की वजह से उनकी घोड़ा गाड़ी कीचड़ में फंसने लगी और इस तरह जर्मन आर्मी ने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया। हिटलर की तबाही की शुरुआत। नवंबर का महीना आ गया और रशिया में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। रशिया की सर्दियों में ठंड बड़ी कड़ाके की पड़ती है, जिससे जर्मन आर्मी की गन जाम हो जाती थी। एयरक्राफ्ट के इंजन के पास जर्मन आर्मी को सारी रात आग जलाकर रखनी पड़ती थी ताकि सुबह प्लेन से काम लिया जा सके। 5 दिसंबर 1941 को सोवियत आर्मी ने जर्मन आर्मी पर एक सरप्राइज अटैक किया। यहीं से शुरुआत होती है जर्मन आर्मी की हार की और हिटलर की तबाही की। हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला करके अपनी तबाही को दावत दी और इससे सोवियत संघ का एग्रेसिव होना लाजमी था। नतीजा ये हुआ कि सोवियत आर्मी ने जर्मनी से अपने एरियाज को तो आज़ाद करवाया ही, जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर भी कब्जा कर लिया। धीरे धीरे 1944 की गर्मियों तक सोवियत रेड आर्मी ने जर्मन सैनिकों के कब्जे से अपने ज्यादातर एरिया को रिकवर कर लिया था। हिटलर को बंकर में बंद होना पड़ा और अंत में सुसाइड करना पड़ा। 8 मई 1945 को बर्लिन के सरेंडर के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया। दुनिया को हिटलर के नाजी रूल से बचाने में सोवियत यूनियन ने काफी अहम रोल निभाया और ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मन आर्मी के सामने इतिहास की सबसे क्रूर लड़ाई लड़ी। सोवियत यूनियन ने युद्ध में मोस्टली जर्मन आर्मी और रिसोर्सेस को अपने तक ही सीमित कर दिया और हिटलर का ध्यान दूसरे मोर्चों से हटा दिया था। सोवियत यूनियन ने यूरोपियन देश जैसे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया को जर्मन कब्जे से फ्री करवाने में भी अहम रोल निभाया। स्टालिनग्राद की लड़ाई वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये पहली लड़ाई थी जिसमें जर्मन हारे। जर्मन की 6th बटालियन को नष्ट कर दिया, जिससे हिटलर की सैनिक शक्ति को गंभीर झटका लगा। जर्मन एरिया में सोवियत यूनियन के अथक प्रयास से ही जर्मन की राजधानी बर्लिन पर कब्जा करके हिटलर के शासन के भाग्य को प्रभावी ढंग से सील कर दिया और अंततः नाजी जर्मनी के पतन का कारण बना। वैसे तो वेस्टर्न पार्टनर्स ने भी हिटलर की हार में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन ये सोवियत यूनियन ही था जिसने सबसे भारी बोझ उठाया, जर्मन आर्मी को विनाशकारी नुकसान पहुंचाया। ईस्टर्न फ्रंट पर सोवियत का बलिदान और जीत ने दुनिया को हिटलर के आतंक के शासन से बचाने में निर्णायक भूमिका निभाई।